इमारत टीजीटी की तैयारी जो है वो आपने किस तरीके से शुरुआत, नए एस्पिरेंट हैं उन वो मतलब किस तरीके से तैयारी करें? इमारत टीजीटी 8 जो पद है इसकी वर्क प्रोफाइल क्या रहती है? रिटन एग्जाम को क्वालिफाई करने की आपकी मुख्य स्ट्रेटजी क्या थी? मैं बात करता हूँ आपकी सैलरी पे। उस टाइम जैसे 8 जो स्टूडेंट रहते हैं उनको किस चीज़ पे फोकस करना चाहिए? जैसे ऐसे कौन से टॉपिक हैं जो स्कोरिंग टॉपिक हो सकते हैं कि मैम अपनी आप तैयारी के दौरान जैसे जो 8 थ्योरी रहती है और भी जो चीज़ें उसमें रहती हैं, तो उन चीज़ों को आपने अपनी तैयारी में कैसे मैनेज किया? क्या आपका डेली रूटीन था? किस तरीके से आपने तैयारी की? हेलो नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग? आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे। मैं शिवा एक बार फिर से आप सभी के बीच नए वीडियो के साथ, और आज मैं आप सभी के बीच एक ऐसी वीडियो लेकर आया हूं जिसका आप सभी बेसब्री से इंतजार कर रहे थे। वो है इमारत में सिलेक्टेड हमारे साथ टीजीटी 8 के पद पर हमारी मैम। तो वो आप सभी को बताएंगे कि आप सब किस तरीके से तैयारी करें और क्या उनकी जर्नी रही, क्या चीज़ें, वर्क प्रोफाइल क्या होती है, वो सारी चीज़ें आप सभी को अभी वो शेयर करने वाली है। तो चलिए मैं सीधे चलूँगा सुमिता मैम की ओर। थैंक यू सो मच मैम। मैम सबसे पहले आप अपना परिचय दीजिए। हेलो एवरीवन, मेरा नाम सुमिता है। मैं वर्तमान में एमआरएस में टीजीटी एज अ टीजीटी 8 काम कर रही हूँ। मैं उत्तर प्रदेश के बहराइच ज़िले से आती हूँ और मेरी जो स्कूलिंग हुई है वो जवाहर नवोदय विद्यालय बहराइच से हुई है। बाकी कॉलेज वगैरह जो मैंने ग्रेजुएशन पोस्ट ग्रेजुएशन वो मैंने अलीगढ़ से किया है। चलिए मैं अब आपसे आगे प्रश्न पूछना चाहूँगा मैम। इमारत टीजीटी की तैयारी जो है वो आपने किस तरीके से शुरुआत की थी उसकी? देखिए, मेरा जो ग्रेजुएशन था, पोस्ट ग्रेजुएशन 2019 में हो गया था। उसके बाद में मैं घर पे वापस आ गई थी और घर पे रहकर ही मैंने अपनी सेल्फ स्टडी करना शुरू किया। जी। लेकिन अगर ऑनेस्टली बोलूँ तो मैंने 2021 से अपनी जो तैयारी थी उसको सीरियसली लेना शुरू किया। कुछ एग्जाम्स दिए जिसमें कुछ सक्सेसफुल नहीं रही, तो जी। समझ में आया कि गलती कहाँ पे हो रही है। तो लगातार प्रयासरत रहने की वजह से अभी मैं एमआरएस में काम कर रही हूँ। चलिए बहुत बहुत अच्छी बात है ये तो आपके लिए। अब मैं आपसे आगे मैम पूछना चाहूँगा कि आपने जो तैयारी की थी उस टाइम जैसे 8 जो स्टूडेंट रहते हैं उनको किस चीज़ पे फोकस करना चाहिए? जैसे थ्योरी वगैरह रहती है वो सारी चीज़ें, तो उन पे आपने कैसे तैयारी की थी? क्या चीज़ें अपनाई थी आपने? देखिए, थ्योरी के लिए तो मैंने अपने जो नोट्स प्रिपेयर कर लिए थे 2021 में ही। जी। मैंने अपने सारे नोट्स प्रिपेयर कर लिए थे, पीवाईक्यूज लगाए। उस टाइम 2021 में मैंने टीजीटी 8 का एग्जाम भी दिया जो कि कुछ मार्क्स की वजह से रह गया था। जी। फिर उसके बाद में मैंने 2 एक एग्जाम और दिए। उसके बाद समझ में आया कि हाँ, कहीं कुछ कमी रह रही है, तो मैंने कोचिंग वगैरह ज्वाइन कर ली थी इसके लिए। चलिए मैम अगला प्रश्न आपसे ये रहेगा कि मैम अपनी आप तैयारी के दौरान जैसे जो 8 थ्योरी रहती है और भी जो चीज़ें उसमें रहती हैं, तो उन चीज़ों को आपने अपनी तैयारी में कैसे मैनेज किया? क्या आपका डेली रूटीन था? किस तरीके से आपने तैयारी की? देखिए, शुरुआत में मैंने जो भी इंडियन कंटेम्प्रेरी आर्टिस्ट रहे, जी। उनकी मैंने अपनी नोट्स प्रिपेयर कर ली थी। रीता प्रताप है, ये राकेश गोस्वामी बुक है, जी। और जो भी इंटरनेट पे आपको मटेरियल मिल जाए उससे। फिर उसके बाद में मैंने पीवाईक्यूज और प्रीवियस मॉक टेस्ट वगैरह जी। लगाए। जी। तो इस तरह से रहता था मेरा कि मैं हर रोज 10 इंडियन आर्टिस्ट पढ़ लेती थी, कंटेम्प्रेरी आर्टिस्ट। फिर 10 आर्टिस्ट अगले दिन मैं फिर नोट्स तैयार करती थी। फिर वो मैं 20 आर्टिस्ट अगले दिन पढ़ती थी। 30 हो गए, तीसरे दिन 30 हो गए, मैं 30 आर्टिस्ट क्विक रीडिंग करती थी। तो इस तरह से वो एक एज अ कंठस्थ हो गया। रिवीजन। हाँ, हाँ, रिवीजन भी बहुत ज़रूरी है इस जी। चीज़ में, बिल्कुल। चलिए अब मैं आपसे पूछना चाहूँगा कि जैसे जो एग्ज़ाम आपका हुआ था उसमें ऐसे कौन से टॉपिक हैं जो स्कोरिंग टॉपिक हो सकते हैं जिनको ज़्यादा पढ़ना चाहिए, ये कुछ? जी, इसमें जो स्कोरिंग टॉपिक रहा, एक तो इंडियन कंटेम्प्रेरी आर्टिस्ट, जी। उसमें जी। से बहुत सारे जो आपके कंटेम्प्रेरी आर्टिस्ट हैं, अभी नई-नई कुछ ऐसे क्वेश्चंस भी आते हैं कि अभी कौन-सी पेंटिंग है जो सबसे महँगी बिकी, जी। उनको मतलब जो करंट अफेयर्स जी। समझ जी, लीजिए बिल्कुल, आप एक बिल्कुल। हिसाब से आर्ट के फील्ड में, जी। उनको आप देखते रहिए न्यूज़पेपर वगैरह में। और दूसरा तो आपका मुगल शैली है, राजस्थानी शैली है, और इंडियन कंटेम्प्रेरी आर्टिस्ट मैंने बता ही दिए। तो यही सारे टॉपिक्स हैं जो स्कोरिंग है, पाल शैली है, डेक्कन शैली है। जी। ये सारे जितने भी मिनिएचर पेंटिंग है, जी। स्टाइल हैं, जी, उनको आप अच्छे से देख लीजिए। बिल्कुल, इनसे मतलब क्वेश्चन पूछे जाते हैं। हाँ। अगला प्रश्न आपसे मैम रहेगा कि रिटन एग्ज़ाम को क्वालिफ़ाई करने की आपकी मुख्य
स्ट्रेटजी क्या थे? अभी इमारस में एग्जाम होने वाला है, जी इसमें तो टीयर 1 टीयर 2 कर दिया है। जी। तो टीयर 1 में इसमें तो जनरल पेपर पूछ रहे हैं, लेकिन टीयर 2 में कहीं ना कहीं सब्जेक्ट से ही रिलेटेड आएगा। जी। तो उस चीज़ को आपने, पिछली बार तो ये कंबाइन हुआ था, तो उस चीज़ को आपने कैसे तैयार किया था? देखिए जनरल पेपर के लिए तो मैं अगर सही बताऊं तो मैंने बहुत ज़्यादा एफर्ट्स नहीं डाले थे। मैं यूट्यूब से जी अध्ययन मंत्रा हो गया, मतलब कोई भी आप जो भी आपको सही लगते हैं वो बिल्कुल चैनल आप देख सकते हैं। उनके मैराथन देखिए, बिल्कुल, सबसे मैराथन। हाँ मैराथन बहुत अच्छे हाँ। रहते हैं। मैराथन देखिए, और बाकी सब्जेक्टिव के लिए भी मैंने कुछ ऑनलाइन सोर्सेज को अपनाया। बाकी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, एक यूथ आती है, बुक जी, आती यूथ है, की बहुत हाँ अच्छी बुक रहती है। उसमें प्रीवियस ईयर के जितने भी क्वेश्चन होते हैं, केवीएस, एनवीएस, जी, यूपीटीजीटी, जी। आरपीएससी, सबसे रिलेटेड क्वेश्चंस रहते हैं, तो वो उसको बिल्कुल। आप जरूर लगाइए। तैयारी के बाद एक ये रहता है कि मैम रिवीजन के लिए आप प्रैक्टिस सेट हाँ, जितने ज़्यादा, हाँ, हाँ। ये तो सही रहता है कि आप लोग, ये मायने नहीं रखता किसी भी पब्लिकेशन की बुक हो, बट ये है तैयारी करने के बाद आप जब रिवीजन करते हैं तो उसमें आप जितने ज़्यादा प्रैक्टिस सेट सॉल्व कर सकते हैं वो लगाते रहिए, क्योंकि क्या होता है कि जितने नंबर ऑफ क्वेश्चन हमारे तैयार हो जाते हैं, वो प्रोबेबिलिटी बढ़ जाती है कि वो क्वेश्चन एग्जाम में भी देखने को मिल जी। सकता है। अब मैम मैं आपसे पूछना चाहूँगा, अपनी तैयारी के दौरान आपने कौन से टॉपिक को सबसे कठिन माना, कि जिस चीज़ को आप थोड़ा सा क्या कहते हैं कि लग रहा हो कि आप ये थोड़ा डिफिकल्ट है? देखिए वैसे तो आर्ट हिस्ट्री, मतलब जो भी है आर्ट थ्योरी का, वो सब थ्योरेटिकल है, तो ऐसा तो नहीं है कि आपको कोई फॉर्मूला लगाना है जी, जी। या कुछ करना है, पढ़ना ही है। लेकिन उसमें कुछ टॉपिक्स ऐसे होते हैं जिसमें, जैसे राजस्थानी शैली, मैं पर्सनली बोलूँ तो मुझे थोड़ा सा टफ लगा। टफ नहीं इन द सेंस, उसमें राजस्थानी शैली के अंदर बहुत सारी उप शैलियां हैं, जी, और कुछ आर्टिस्ट हैं जो यहाँ से माइग्रेट होकर के जा रहे हैं और इस शैली में भी काम किया है और उस शैली में भी। जी, जी। तो कई बार ऐसा होता है कि वो पूछ लेते हैं ये किस शैली के आर्टिस्ट हैं, ये जी। किस शैली की पेंटिंग है, जी। तो वो बहुत ही कंफ्यूजिंग रहता है। तो मुझे लगता है कि इसके लिए आप पहले से, राजस्थानी शैली है, मुगल शैली है, पहाड़ी चित्रकला है, क्योंकि ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक भी हैं, जी। इनको आप स्किप नहीं कर सकते, तो इनको अच्छे से प्रिपेयर करके जाइए। बिल्कुल। और एक बोनस टिप ये रहेगी कि आप एनसीईआरटी पढ़िए। एनसीईआरटी में जितने भी टॉपिक्स दिए हैं, जी। एनसीईआरटी से भी पढ़िए और उनको डिटेल में भी कहीं से आप जरूर पढ़िए। बिल्कुल। ये रहेगा, जैसे कि आपने जो क्वेश्चन किया उसके बारे में मान लो वो मॉक टेस्ट लगाते टाइम या गलत हो गया, तो उस चीज़ जी। के बारे में ऐसा नहीं, उस चीज़ को छोड़ देना है, उसके बारे में भी जानना है। जी। जी, बहुत अच्छी बात है। तो चलिए मैम, अगला प्रश्न आपसे ये रहेगा कि जो नए एस्पिरेंट हैं उन वो मतलब किस तरीके से तैयारी करें, क्या चीज़ें अपनाएं इस टाइम, क्योंकि एग्ज़ाम बहुत जल्द आने वाला है, तो उस चीज़ के लिए आप क्या बताना चाहेंगी? देखिए सबसे पहला तो मेरी जो एडवाइस रहेगी कि डिस्ट्रैक्ट बिल्कुल मत होइए, फोकस्ड रहिए। ये जो टाइम है आपका, बहुत ही क्रूशियल टाइम है। कोई कुछ भी बोले या फिर कोई भी किसी भी तरह की ऑब्स्टेकल आती हैं, जी। लेकिन आप एग्जाम जरूर दीजिए, बिल्कुल। क्योंकि फ्यूचर में क्या छिपा हुआ है ये किसी को नहीं किसी को पता नहीं है। पता। वो एक कहावत नहीं है, या फिर विन होगा या लर्न होगा। बिल्कुल, बिल्कुल। हाँ, तो एग्जाम जरूर दीजिए और फोकस्ड रहिए। बिल्कुल, बिल्कुल। चलिए मैम, ये तो रहा आपका तैयारी से लेके। अब मैम मैं आपसे पूछना चाहूँगा कि जब आपका रिज़ल्ट आया था उस दिन आपको कैसा लगा? देखिए उस टाइम तो सभी को, हम सबका रिजल्ट आया था, तो उस दिन राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा हो रही थी। जी, एक जी, तो ये बहुत 22 बड़ी जनवरी का दिन खुशी था। की बात थी जी, हमारे जी। लिए, और एक्सपेक्ट नहीं किया था। दूसरे एग्जाम्स की प्रिपरेशन कर रहे थे, और उस टाइम कुछ ऐसा फैमिली में प्रॉब्लम्स भी चल रही थी जी। कि जिस वजह से मेरी पढ़ाई बहुत अच्छे से नहीं हो पाई थी। जी। लेकिन कहते हैं कि आप पढ़ते रहते हो तो आपका प्रीवियस नॉलेज बहुत काम आता बिल्कुल, है। बिल्कुल मैम। जी। तैयारी किसी एक पर्टिकुलर टाइम की नहीं होती है, वो जी। आप पीछे जो भी पढ़ के आए हैं वो सारी चीज़ें आपकी हेल्प करती हैं। यही मैं आप सभी से भी बता रहा था, लाइव आता हूँ, आप लोग काफ़ी कमेंट करते रहते हैं सर। तो देखिए कुछ चीज़ें क्या होती हैं कि वो चीज़ें हैं जो आप लोग पिछले कई सालों से पढ़ते हुए आ रहे होते हैं, लेकिन उन चीज़ों को क्या करना होता है कि एग्ज़ाम के टाइम आप रिवाइज़ कर सकते हैं। जो आप नई चीज़ों को सीखने की कोशिश करते हैं, वो चीज़ें कहीं न कहीं आपको बैक स्टेज पे लेके जाती हैं। और ऐसा नहीं है कि आपने एग्ज़ाम में अप्लाई किया है तो आपको पीछे की चीज़ें नहीं आ रही हैं। ऐसा नहीं है, आप उस अगर एग्ज़ाम में अप्लाई किए हैं, एप्लीकेबल हैं, तो यानी कि आप उन सब चीज़ों को पढ़ के आए हैं, तभी उस चीज़ के लिए आपने अप्लाई भी किया है। बस मैम ज़रूरत होती है तो सिर्फ रिवीज़न की। जी। जी। चलिए मैम, अब आके मैं आपसे पूछना चाहूँगा कि सिलेक्शन के बाद जो डीवी के टाइम या फिर यहाँ तक आने में आपको कौन-सी कठिनाइयों का सामना करना पड़ा? देखिए कठिनाई तो एक सबसे बड़ी ये हुई थी कि हमारा जब डीवी रख दिया गया था, जी। तो केवल 2 दिन का समय दिया गया था यूपी से नासिक महाराष्ट्र जी। पहुंचने के लिए। तो सबसे पहली डिफिकल्टी तो यही हुई। तो बाई एयर जिंदगी में ईएमआरएस ने हमें कभी बिल्कुल। सोचा था कि जॉब के बाद में फ्लाइट
से जाएंगे कहीं, बिल्कुल। लेकिन वो जॉब से पहले ही हो गया। वो दिक्कत हुई। उसके बाद में तो मुझे नहीं लगता है कि डीवी के बाद में कोई दिक्कत नहीं हुई, सारी चीजें स्मूथली हो गई। थोड़ा सा मतलब घर को डीवी में छोड़ने में, डॉक्यूमेंटेशन हाँ, को लेके कोई प्रॉब्लम नहीं। नहीं कोई दिक्कत नहीं चलिए। हुई, वो काफी कोऑपरेटिव थे। जी बिल्कुल। क्या रहती हैं कि चीज़ें जो पहले से दे रखी होती हैं उन चीज़ों को आप थोड़ा सा प्रिपेयर करके चलिए डीवी के टाइम भी, और क्योंकि वहाँ पे जाने के बाद फिर दिक्कतें आती हैं। हालांकि आपका सिलेक्शन नहीं रोकते हैं वो लोग, बट थोड़ा सा स्टे हो जाता है तो वो क्रिएट कर सकते हैं। इसलिए जो चीज़ें हैं डॉक्यूमेंट वगैरह वो पहले से जी, आप लोग प्रिपेयर ताकि करके केओस रखें। में ना आ जाएं जी आप। जी बिल्कुल। चलिए मैम, अब मैं आगे आपसे पूछना चाहूँगा, आपको इमारत में आकर कैसा लग रहा है, कैसा अनुभव है, क्या एक्सपीरियंस कुछ बताएंगी आप? देखिए, एक साल तो कंप्लीट होने आया है हम सबको, तो एक्सपीरियंस तो खट्टा मीठा रहा है। जी लेकिन पहले लगता था आकर के कि कैसे सारी चीजें करेंगे, कैसे मैनेज करेंगे, लेकिन हमारा जो स्टाफ है वो भी काफी कोऑपरेटिव है। जी और स्पेशली मैं मिसलेनियस टीचर्स के लिए ये चीज बोलना चाहूंगी कि जो बच्चे हैं यहाँ के, वो समझ लीजिए आपको बच्चों के रूप में खजाना मिल गया है। बिल्कुल बिल्कुल। उनको आपको थोड़ा सा गाइडेंस देना है, और वो सारी चीजें उनको खुद ही आती हैं, वो बिल्कुल। करके दे देते हैं। तो जो मिसलेनियस टीचर हैं या कोई भी टीचर हैं, वो बिल्कुल भी घबराएं नहीं। यहाँ पे बहुत ही अच्छा एनवायरनमेंट है। अगर आप कहीं पे लॉस्ट हो रहे हैं जी तो बच्चे आपको गाइड कर देंगे। बिल्कुल बिल्कुल। तो ये एक बहुत अच्छी चीज है हमारे ईएमआरएस के बच्चों में। जी, वो नेचुरली उनमें हाँ। दिखती है। मैम, अगला प्रश्न आपसे ये रहेगा कि इमारस टीजीटी 8 जो पद है, इसकी वर्क प्रोफाइल क्या रहती है मैम? देखिए, वर्क प्रोफाइल में तो क्लासेस तो होती ही हैं, जी ठीक है, और बाकी आपको ब्यूटिफिकेशन का सारा जिम्मेदारी आपके ऊपर रहेगी स्कूल की। जी और बस यही सारी चीजें हैं, कुछ थोड़े बहुत एस्कॉर्ट वगैरह, क्योंकि बच्चे कंपटीशन में पार्ट लेते हैं, तो उसके लिए भी आप प्रिपेयर रहिए कि जी आपको बच्चों को कहीं ना कहीं ले करके जाना होगा। जी जी और बिल्कुल। जैसे हमारे एमआरएस में बहुत सारे फंक्शंस इवेंट्स होते रहते हैं, जी तो वो बच्चों को थोड़ा सा गाइड कर दिया जाता है, और बच्चे वो खुद ही डेकोरेशन है और ये सारी चीजें खुद से कर लेते हैं। बस आपको बताना होगा कि कैसे क्या करना जी, है। जैसे फंक्शन हमारे हाँ 15 अगस्त, 26 जी जनवरी और जो जो भी जी। है बिल्कुल मैम। और स्टाफ और बच्चों में भी एक बहुत ही फ्रेंडली एनवायरनमेंट रहता है यहाँ पे, जी तो वो एक पॉजिटिविटी बनी रहती है। बिल्कुल बिल्कुल। जी, तो चलिए अब मैं बात करता हूँ आपकी सैलरी पे। देखिए, जो ग्रॉस सैलरी है वो 75 समथिंग बनती है, जी और जो इन हैंड आता है 55 to 60 अप्रॉक्स आपके पास इन हैंड आ जाता है। जी, इसमें एचआरए वगैरह भी हाँ, मतलब वो सारे थोड़ा चीजें अगर कट क्वार्टर के। रहता है तो एचआरए नहीं मिलता है, और बहुत सारी चीज़ें होती हैं, जैसे कि आपका हाउस मास्टर है तो उसका भी ऐड रहता है, और स्पेशल स्पेशल अलाउंसेस अलाउंस भी है। ऐड होता है, तो कुल मिला के 75 ग्रॉस जी आपका जी, बनता है, और इन हैंड आपका 55 to 60। 55 to 60। चलिए, बहुत अच्छी बात है। तो चलिए मैम, अब मैं लास्ट में आपसे पूछना चाहूँगा कि जो नए हमारे एस्पिरेंट हैं, एग्ज़ाम टाइम चल रहा है, तो आप क्या मोटिवेशनल मैसेज देना चाहेंगी कि वो अपनी पढ़ाई को मजबूत बनाए रखें? किस तरीके से आप मोटिवेट करना चाहेंगी? देखिए, मोटिवेशन तो यही है, मोटिवेशनल मैसेज तो यही है कि जॉब इतनी अच्छी है, सेंट्रल गवर्नमेंट की जॉब है। जी क्वार्टर आपको मिल रहे हैं यहाँ पे, आपको डेली अप डाउन नहीं करना है। जी एनवायरनमेंट भी काफ़ी अच्छा है स्कूल का, तो आप फोकस्ड रहिए, बाकी दुनियादारी की चीज़ों से अभी बिल्कुल डिस्ट्रैक्ट ना बिल्कुल। हो, और अपना गोल अचीव करिए। बस इन्हीं चीज़ों का आपको ध्यान रखना है। मेरी शुभकामनाएं आपके साथ हैं। स्टे फोकस्ड। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद मैम, जो आपने अपना टाइम निकाल के दिया। तो दोस्तों, उम्मीद करता हूं कि आप सारी चीज़ें बहुत अच्छी तरीके से समझ गए होंगे, लेकिन फिर भी आप सभी को अगर कोई भी डाउट है तो आप लोग कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। देखिए, एग्ज़ाम टाइम आ चुका है, आप लोग तैयारी करते रहिए। अगर कोई भी दिक्कत आती है एग्ज़ाम को लेके या किसी भी चीज़ को लेके, तो आप लोग बेझिझक आप लोग कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। बाकी कुछ लोग जो हैं टेलीग्राम चैनल से नहीं जुड़े हैं, तो वो लोग जुड़ जाइए, क्योंकि वहाँ पे आप मुझे डायरेक्ट कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। तो फिर से मिलते हैं एक नए पॉडकास्ट के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।